नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोविड संक्रमण एवं लॉकडाउन के चलते विगत करीब 1.5 वर्ष से बंद पड़ी सभी शालाएं अब आगामी 1 दिसंबर से दोबारा शुरू होने वाली हैं, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा पहली से 12वीं तक की सभी कक्षाओं को ऑफलाइन तरीके से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय को ठाकरे सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। साथ ही कहा गया है कि शालाएं शुरू करने के बावजूद विद्यार्थियों को कोविड-19 के सभी नियमों का अनिवार्य तौर पर पालन करना होगा, जिसके लिए विशेष तौर पर शिक्षकों पर अधिक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। राज्य की शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ द्वारा मुंबई में बुलाई गई पत्रकार परिषद में मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा गया कि राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा पहली से 12वीं तक की सभी कक्षाओं को शुरू करने को मंजूरी दी गई है, जिसके चलते अब आगामी 1 दिसंबर से सभी शालाओं में ऑफलाइन पढ़ाई लिखाई का काम पहले की तरह शुरू हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके चलते अब इस बैंक के ग्राहकों को अपने खातों से केवल 10,000 रुपये निकालने की छूट व अनुमति दी गई है। यह नियम बचत व चालू खाता ग्राहकों के लिए समान रूप से लागू रहेगा। इस संदर्भ में जारी पत्रक में आरबीआई द्वारा कहा गया है कि बैंक की खस्ताहाल आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है, जो आगामी 6 माह तक जारी रहेगा। इस दौरान रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना बैंक कोई नया कर्ज नहीं दे सकेगी, साथ ही पुराने कर्ज का नूतनीकरण भी नहीं कर सकेगी और किसी से कर्ज लेने अथवा निवेश स्वीकारने तथा किसी भी तरह की संपत्ति को बेचने पर भी आरबीआई द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। इस समय यद्यपि कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी हद तक कमी आ गई है, किंतु कोविड वायरस के संक्रमण का खतरा अब तक पूरी तरह टला नहीं है। वहीं अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक करीब 92.5 लाख लोगों की लापरवाही के चलते राज्य में कोविड संक्रमण की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र में करीब 92.5 लाख लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का पहला डोज लगाने के बाद अब तक दूसरा डोज नहीं लगवाया है। यह एक तरह से बड़ी लापरवाही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 77 लाख लोगों ने कोविशील्ड तथा 15 लाख लोगों ने कोवैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया। कोविड संक्रमण से निपटने के लिए टीकाकरण को सबसे कारगर उपाय बताया गया है, जिसके तहत प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के दोनों डोज लेना बेहद जरूरी है। किंतु कई लोगों ने पहला डोज लगवाने के बाद दूसरा डोज लेने को लेकर काफी हद तक उदासीनता बरती है। जारी वर्ष में 26 जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत पहले 2-3 चरणों में केवल स्वास्थ्य कर्मियों व सरकारी कर्मचारियों सहित 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को ही टीका लगाया जा रहा था। पश्चात 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों को टीका लगाए जाने की शुरुआत की गई। क्योंकि उस समय कोविड संक्रमण की दूसरी लहर का कहर जारी था, ऐसे में हर कोई प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगवाकर खुद को सुरक्षित करना चाह रहा था, जिसके तहत टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगा करती थी और बड़े पैमाने पर लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक टीके का पहला डोज लगवाया। लेकिन जैसे जैसे कोविड की महामारी का असर कम हुआ, वैसे वैसे लोग बाग टीकाकरण को लेकर उदासीन हो गए और पहला डोज लगवा चुके लोगों में से ही कई लोगों ने अब तक दूसरा डोज नहीं लगवाया है। साथ ही अब टीकाकरण केंद्रों पर पहला डोज लगवाने के लिए भी लोगों की कोई खास भीड़भाड़ दिखाई नहीं दे रही, जबकि 100% टीकाकरण के उद्देश्य को लेकर प्रशासन द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इस समय तक अमरावती जिले में करीब 65% लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का पहला डोज लगवाया है, लेकिन दूसरा डोज लगवाने वालों की संख्या 50% तक भी नहीं पहुंच पाई है। जबकि इस समय पहले व दूसरे डोज के लिए वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के वायल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। कोविड संक्रमण के खतरे की वजह से विगत अनेक माह से शिरडी संस्थान का प्रसादालय बंद रखा गया था, जिसे अब जिला स्वास्थ्य प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद कल से भाविक श्रद्धालुओं हेतु शुरू किया जा रहा है। ऐसे में शिरडी में दर्शन हेतु आने वाले साईं भक्तों को प्रसादालय में ही भोजन की सेवा उपलब्ध होगी। विगत 12 व 13 नवंबर को अमरावती शहर में हुई हिंसक वारदातों के मद्देनजर हालात पर काबू पाने के लिए स्थानीय पुलिस की मदद हेतु अमरावती ग्रामीण पुलिस सहित अन्य जिलों के पुलिस बल व एसआरपीएफ कंपनियों को बुलाया गया था, जिनकी सहायता से स्थिति को नियंत्रित किया गया। वहीं अब शहर में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में रहने के साथ साथ शांत व सामान्य भी हो गए हैं। ऐसे में धीरे धीरे बाहर से बुलाए गए पुलिस बल की रवानगी की जा रही है, जिसके तहत अमरावती ग्रामीण पुलिस सहित नागपुर शहर, नागपुर ग्रामीण, वर्धा तथा बुल्ढाना से आए पुलिस बल को वापस भेज दिया गया है। वहीं कल अथवा परसों जालना पुलिस का दल भी अमरावती से रवाना हो जाएगा। लेकिन एसआरपीएफ की 7 कंपनियों को अब भी अमरावती में ही तैनात रखा गया है और 86 फिक्स पॉइंट भी कायम रखे गए हैं, जहां पर एसआरपीएफ के साथ मिलकर अमरावती शहर पुलिस बंदोबस्त में लगी हुई है। साथ ही साथ अब अमरावती पुलिस को होमगार्ड से भी 400 होमगार्ड मुहैया कराए गए हैं, जिन्हें अलग अलग स्थानों पर फिक्स पॉइंट ड्यूटी के लिए तैनात किया जा रहा है।
युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा और जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा प्रतिवर्ष दीपावली पर्व के समय गरीब व जरूरतमंद परिवारों को किराना साहित्य वितरित किया जाता है, जिसके तहत इस वर्ष 1 लाख परिवारों तक किराना पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया और विगत कई दिनों से शहर सहित जिले में युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा किराना वितरण का कार्य किया जा रहा है। किंतु बीती रात भातकुली पुलिस ने किराना साहित्य से भरे 4 वाहनों को जब्त करने के साथ ही विधायक राणा के निजी सचिव सहित कुल 4 लोगों को अपनी हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा दलील दी गई है कि बुधवार को ही निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की 105 नगर पंचायतों के चुनाव का ऐलान किया गया, जिसके साथ ही चुनावी आचार संहिता भी लागू हो गई और आगामी 21 दिसंबर को भातकुली व तिवसा नगर पंचायत में भी मतदान होगा, जिसके मद्देनजर इस किराना वितरण को मतदाताओं को लुभाने का प्रयास मानते हुए रोका गया है। वहीं दूसरी ओर विधायक रवि राणा ने इसे विरोधियों की चाल व जलनखोरी बताते हुए कहा कि वे कम से कम लोगों के घरों में किराना साहित्य की सहायता पहुंचाते हैं और अन्य नेताओं की तरह मतदाताओं को लुभाने हेतु शराब व पैसे बांटते हुए शराब पिलाकर लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का काम नहीं करते। विधायक राणा के मुताबिक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बावजूद भी वे गरीबों व जरूरतमंदों की सहायता के लिए किराना वितरण का काम जारी रखेंगे और एक भी गरीब व जरूरतमंद परिवार किराना साहित्य से वंचित नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के लिए राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार को भी जमकर कोसा। महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले 6 व्यापारी संकुलों का किराया बढ़ाने के मामले में हाईकोर्ट द्वारा मनपा को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। विगत अनेक वर्षों से मनपा के व्यापारिक संकुलों की दुकानों का किराया नहीं बढ़ाया गया था। ऐसे में विगत दिनों मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े ने इन व्यापारिक संकुलों के किराए में रेडी रेकनर की दरों के अनुसार वृद्धि करते हुए किराएदार व्यापारियों के नाम नोटिस जारी की, जिसमें नई दरों के अनुसार किराया भरने अथवा दुकान खाली करने की बात कही गई थी। इस नोटिस के खिलाफ प्रियदर्शनी व्यापारिक संकुल के किराएदार व्यापारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट द्वारा मनपा को तत्काल अपना जवाब पेश करने के लिए नोटिस जारी की गई है। जिले के मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत पुनर्वसित किए गए गांवों में आवश्यक उपाय योजनाओं के लिए निधि उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर सांसद नवनीत राणा ने मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प की क्षेत्र संचालक जयवती बनर्जी को एक ज्ञापन सौंपा है। वन विभाग के प्रधान सचिव के नाम लिखे गए इस ज्ञापन में पुनर्वसित गाँवों के लिए अनुदान उपलब्ध कराने के साथ ही केंद्र पुरस्कृत योजना अंतर्गत रोजंदारी मजदूरों की मजदूरी अदा करने तथा STPF वेतन हेतु निधि उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है। इस समय राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत समूचे जिले में कर्तव्य यात्रा का आयोजन किया गया है और आज यह कर्तव्य यात्रा चांदूर बाजार तहसील पहुंची। चांदूर बाजार के नगर परिषद टाउन हॉल में शहर के लोगों के महत्वपूर्ण कामों का निपटारा तुरंत किया गया। यह कर्तव्य यात्रा आगामी 29 नवंबर तक जारी रहेगी और इस यात्रा के दौरान खुद राज्य मंत्री बच्चू कडू की उपस्थिति में जरूरतमंद लोगों के महत्वपूर्ण कामों को निपटाया जा रहा है। विधायक सुलभा खोड़के द्वारा उपलब्ध कराई गई 45,54,000 रुपए की निधि से बिच्छू टेकड़ी व वडाली परिसर में कई मूलभूत विकास कामों को साकार किया गया, जिनका लोकार्पण आज विधायक सुलभा खोड़के के हाथों हुआ। इसी तरह चिलम छावनी परिसर स्थित महापौर बंगले से वृंदावन कॉलोनी तक मुख्य रास्ते का डामरीकरण भी 22,23,000 रुपए की निधि से पूर्ण किया गया, जिसका लोकार्पण विधायक सुलभा खोड़के ने किया। विगत 13 नवंबर को पैदा हुए तनावपूर्ण हालात के बीच समुदाय विशेष के लोगों की भीड़ द्वारा किए गए हमले में बुरी तरह से घायल हुए शनि मंदिर के पुजारी संजय शर्मा व दीपक शर्मा से आज पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, कांग्रेस के शहराध्यक्ष व मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों ने उनके आवास पर जाकर भेंट की। साथ ही विगत 13 नवंबर को तोड़फोड़ का शिकार हुए शनि मंदिर परिसर का भी मुआयना किया। समीपस्थ नागपुर रोड पर सिटीलैंड के पीछे साकार होने जा रही गोकुलधाम रेसिडेंसी के लेआउट पर आज गोकुल नंदन रियलिटी सिटीलैंड एसोसिएट्स व शिवधारा आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में 1000 पौधों का रोपण किया गया। गोविंदा ग्रुप की अगुवाई में आयोजित इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिवधारा आश्रम के संत डॉक्टर संतोष कुमार के आशीर्वचनों के साथ वृक्षारोपण के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। परमपिता परमेश्वर एवं शिवधारा वाले बाबा की असीम अनुकंपा से आज जो ये सिटीलैंड के पीछे गोकुल वंदन सोसाइटी सिटीलैंड एवं शिवधारा आश्रम की ओर से वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम हुआ है, ये सराहनीय कार्य है, क्योंकि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। और जलवायु परिवर्तन के कारण जो हम लोग इतनी आपदाएं देख रहे हैं, झेल रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा लग रहा है कि अगर हमने खुद को नहीं संभाला, नहीं बदला तो और तकलीफ़ें ज़्यादा होंगी। ये भाव मन में रख के इन तीनों संस्थाओं ने ये जो कार्य किया है सच में साधुवाद के पात्र हैं। और सभी नगरवासियों से ऐसा ही निवेदन है कि इस ओर हम सब का ध्यान जाना चाहिए कि प्रकृति का हम लोग जितना संरक्षण करेंगे प्रकृति उतना ही हमारा ध्यान रखेंगी। जय जय शिवधारा। आज यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया है, एक वृक्षारोपण 1000 वृक्ष हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं और इसके बाद आगे का जो यहाँ हम लोग रो हाउस बनाने जा रहे हैं। कम कीमत पर घर किसी को चाहिए तो हमसे
संपर्क कर सकते हैं और आगे भी हमारा पूरा डेवलपमेंट पीछे बहुत अच्छा रहेगा। गोकुलधाम रेसिडेंसी नामक इस लेआउट में शिवधारा आश्रम के लिए भी जगह आरक्षित की गई है, जहां पर शिवधारा आश्रम सहित वृद्धाश्रम व गौशाला की स्थापना की जाएगी, जिसके प्रस्तावित निर्माण स्थल का भूमि पूजन आगामी 28 नवंबर को पूरी विधि विधान पूर्वक होगा। वहीं इससे पहले इस पूरे लेआउट परिसर में 1000 पौधे रोपे गए हैं ताकि आगे चलकर यह पूरा परिसर हरा भरा रहे। 1000 वृक्ष इस भूमि पे लगाए गए हैं और ऐसा संकल्प किया है कि हर साल कम से कम 1000 वृक्ष लगाएंगे। यहाँ बहुत बड़ा शिवधारा का मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम बन रहा है और यहाँ पर रेसिडेंशियल लेआउट करने वाले हैं हम और बहुत अच्छे से यहाँ का निर्माण कार्य होगा, हाउस बनेंगे, डेवलपमेंट होगा। आज मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साबनपुरा परिसर में कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसे परिसर वासियों द्वारा जबरदस्त प्रतिसाद भी मिला। इस शिविर में पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा खुद उपस्थित रहकर कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित किया गया। साथ ही परिसर वासियों को टीका लगाने हेतु जागरूक भी किया गया। वर्ल्ड डायबिटीज डे के मौके पर स्थानीय जिला मराठी पत्रकार संघ के वालकट कंपाउंड परिसर स्थित मराठी पत्रकार भवन में बुलाई गई पत्रवार्ता में माधवबाग के रिसर्च हेड डॉक्टर राहुल मांडोले ने बताया कि आयुर्वेद में दी गई पंचकर्म पद्धति की सहायता से टाइप 2 डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है। माधवबाग द्वारा पंचकर्म पद्धति की सहायता से कई मरीजों के डायबिटीज को ठीक किया गया है और इलाज के 3-4 वर्ष बाद भी वे सभी मरीज दवाइयों से मुक्त जीवन जी रहे हैं। 2,500हून जास्त रुग्णांना डायबिटीज मुक्त केलं आहे। तर याच्यातलाच एक संशोधन म्हणून आम्ही जो काही रिसर्च केला होता त्या रिसर्चवरून हे सिद्ध झालं की आहार, पंचकर्म आणि लाईफस्टाईल यांना जर आपण प्रॉपर वापरलं गेलं आणि याच्यातून पेशंटला जर आपण फायदा करून दिला तर याच्यातून जो डायबिटीज रिव्हर्स होतो, हा रिव्हर्स झालेला डायबिटीज 1 वर्षानंतरसुद्धा 92% रुग्ण असे असतात की ज्यांचा डायबिटीज रिव्हर्सच राहतो। तर हा तात्पुरता उपचार नाही आहे, तर एक लाईफटाईम किंवा एक लॉंग टर्म त्याचे रिझल्ट आहेत आणि हे जे काही आमचं रिसर्च आहे, ह्या रिसर्चला जर्नल असोसिएशन फिजिशियन्स ऑफ इंडिया जापी या जर्नलने मान्यता दिली आहे आणि सप्टेंबर मंथच्या एडिशनमध्ये हे आर्टिकल पब्लिश झालं आहे। माधवबाग द्वारा किए गए इलाज और अनुसंधान को जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया यानी जापी द्वारा भी मान्यता दी गई है और इसे अपने रिसर्च पेपर में प्रकाशित किया गया है। माधवबागमध्ये मधुमेह हा पूर्णतः रिव्हर्स केला जातो, म्हणजे टाईप 2 डायबिटीज जो असतो त्या रुग्णांना जी औषधं सुरू असतात त्या औषधांपासून त्यांना मुक्ती मिळवणे आणि त्यांना विना औषधं आणि निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी माधवबाग मदत करतं। आणि असे आपण माझ्या क्लिनिकला आता 70 रुग्ण आणि आपण बऱ्याचशा रुग्णांचा डायबिटीज पूर्णतः रिव्हर्स केला आहे, टाईप 2 डायबिटीज, आणि ह्याची मान्यता हे संशोधन आपण JPमध्ये आपलं पब्लिश झालेलं आहे। तर अशा पद्धतीने आपण त्याला संशोधन करून आपण डायबिटीज पूर्णतः रिव्हर्स करतोय हे आपण सांगतो आहे आणि सगळ्यांनी या गोष्टीचा फायदा घ्यायला पाहिजे आणि डायबिटीजपासून मुक्तता ही शक्य आहे आणि ती मिळवून घ्यायला पाहिजे। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में केवल एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया। इस समय जिले में कुल 12 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 10 मरीजों का समावेश है, जिनमें से 1 मरीज को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 5 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 6 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 240 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जाँच की गई, जिसमें से 0.42% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.32% पर स्थिर है। रिसोर्ट तहसील के लोनी खुर्द में एक समुदाय के महिलाओं व पुरुषों सहित बच्चों के साथ गांव के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई। इस हमले का निषेध जताते हुए इन गांव गुंडों को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग विविध सामाजिक संगठनों द्वारा की गई है। इसे लेकर विविध संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाधीश को एक निवेदन सौंपा गया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे के स्मृति दिवस सप्ताह के निमित्त दरियापुर उपजिला अस्पताल में युवा सेना की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 45 युवा सैनिकों ने स्वयं स्फूर्त रूप से रक्तदान करते हुए शिवसेना के सरसेनापति स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे का वंदन किया। नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत पिंपलगांव बैनाई स्थित पटवारी कार्यालय में गत रोज बुधवार 24 नवंबर को उस समय हड़कंप मच गया जब गांव वासियों ने पटवारी VG भगत और उसके कुछ दोस्तों को एक महिला के साथ अश्लील हरकतें करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। बाद में पता चला कि पटवारी भगत और उसके 4 दोस्तों ने रंगरेलियां मनाने हेतु एक महिला को पटवारी कार्यालय में लाया था और यह सभी लोग पटवारी कार्यालय में ही शराब पीकर रासलीला रचा रहे थे। गाँव वासियों द्वारा धड़धड़ाकर यहाँ पहुँचते ही 3 शौकीन मौके से भागने में सफल रहे। वहीं पटवारी भगत सहित उसका एक दोस्त गाँव वासियों के हत्थे चढ़ गए, जिनकी संतप्त लोगों ने जमकर पिटाई
पिटाई की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ है। पश्चात मंगरूल दस्तगीर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन दोनों को अपनी हिरासत में लिया। बुल्ढाना जिला अंतर्गत नांदुरा से जलगांव जामोद के बीच नवीन येरली गांव के पास चोरी लेकर जा रहे ट्रक द्वारा विपरीत दिशा से आ रही क्रूजर को जबरदस्त टक्कर मार दी गई। इस टक्कर में क्रूजर का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें नांदुरा व खामगांव के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने वरुड शहर में घरों में सेंधमारी करने वाले वलगांव निवासी नागेश तायडे नामक आरोपी को हिरासत में लिया है। अमरावती से अकोला की दिशा में ले जाए जा रहे गौवंश को पुलिस ने अकोला व वाशिम्बा में पकड़कर जीवन दान दिया। आदर्श गौ सेवा एवं अनुसंधान प्रकल्प तथा बालापुर पुलिस ने गुरुवार को बालापुर क्षेत्र से ले जाए जा रहे अवैध गौवंश को पकड़कर 21 गौवंश छुड़ाए। इस मामले में पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। अकोला बालापुर महामार्ग पर रिजोरा मार्ग के नजदीक बुधवार की शाम ईगल कंस्ट्रक्शन कंपनी के गोदाम में आग लगने की घटना घटित हुई। इस घटना की खबर मिलते ही दमकल विभाग का दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा। तेज हवाओं के कारण यह आग गोदाम में खड़े इमल्स्ड केमिकल के टैंकर तक पहुंच गई और टैंकर में काफी बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में टैंकर पर कार्यरत 2 मजदूरों की मौत भी हुई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। झारखंड के एटीएस दल ने गोपनीय तरीके से बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील में आने वाले टुनकी गांव से मध्य प्रदेश के 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। तीनों आरोपियों के पास से 14 देसी बनावटी पिस्तौल व 160 कारतूस बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई विगत 20 नवंबर की सुबह 10 बजे टुनकी बस स्टॉप के पीछे की गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।